आप सभी को नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर राजेश रमन और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे संविधान के प्रमुख भाग और प्रस्तावना पर। इस क्लास के लिए धन्यवाद करते हैं हम यथार्थ क्लासेस को, और हमारे साथ में आदित्य जी हैं, उनका भी विशेष आभार क्योंकि उन्होंने ही पूरा पीपीटी तैयार किया है बहुत देर से। तो खैर शुरू करते हैं। संविधान को हम सभी को समझना चाहिए। संविधान के बारे में मुझे लगता है कि आप किसी भी विषय के छात्र हैं, चाहे आप हिंदी के हैं, चाहे आप इंग्लिश के हैं, चाहे आप भूगोल के हैं या फिर किसी भी विषय के हैं, संविधान की समझ हम सभी को होनी चाहिए। सभी विषयों के विद्यार्थियों को होनी चाहिए कि क्या हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार क्या है, क्या हमारे कर्तव्य हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में क्या लिखा है, क्या भाग है। इन सभी चीजों की पूर्ण रूप से याद ना हो चलेगा, लेकिन एक समझ हम सभी को होना चाहिए। ऐसे में हमने शुरू किया है इस प्लेटफॉर्म पे, यथार्थ क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, कि संविधान की समझ कैसे विकसित की जाए, संविधान कैसे बना, क्या बना, उसके प्रमुख अनुच्छेद क्या है, उन सब चीजों को थोड़े थोड़े करके हम समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कहूंगा कि ये वीडियो आप देख लेंगे तो आप संविधान समझ जाएंगे, संविधान की पूरी समझ आपको आ जाएगी। तमाम सारे लोग इससे पहले संविधान को समझाने का प्रयास किए हैं, मैं भी एक प्रयास कर रहा हूं। आप हमारे साथी, हम आपके सहयोगी। तो चलिए शुरू करते हैं समय ना गवाते हुए। सबसे पहला है संविधान के प्रमुख भाग और प्रस्तावना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान के प्रमुख भाग। ये भाग क्या होता है? देखिए क्या है, संविधान को समझना है तो मैं कई बार पॉलिटी को पढ़ा, लक्ष्मीकांत को पढ़ा, कई सारी किताबें, राजनीति विज्ञान विषय से जुड़ा हूं तो संविधान से संबंधित ही कई सारी किताबें, एस.एम. सईद की किताबें हैं, कई लेखक की किताबें हैं जिसमें कि संविधान को समझने की अलग अलग व्यवस्था। लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, एस.एम. सईद पढ़ लीजिए और बी.एल. फारिया पढ़िए। मतलब इन किताबों में ऐसा नहीं कि वो केवल संविधान के लिए है, वो राज्य व्यवस्था है, वो पूरी संविधान के एक निचोड़, एक तरीके सुभाष कश्यप की, डी.डी. बसु की कई सारी किताबें संविधान पर है। तो उन किताबों को पढ़ने के बाद जो मुझे लगा कि मुझे अगर कोई इस तरह से समझाता कि संविधान में 22 भाग हैं, 22 भाग में इस भाग में ये है, इस भाग में ये है, इसमें ये अनुच्छेद हैं, तो शायद वह ज्यादा आसानी पूर्वक हमें याद होता। तो वही जो भाग मैंने चाहा कि ऐसा कोई मुझे समझाता, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उस प्रकार से आपको समझाऊं, आपके पास चर्चा करूं, और चर्चा करने के बाद हो सकता है कि आपकी समझ संविधान को हो जाए, संविधान को लेकर आ जाए। तो हमने कहा कि प्रमुख भाग। संविधान जब बना तो जैसे कि हम कोई नोट्स पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं तो उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। एक किताब में 10-12 भाग होते हैं, एक भाग, दो भाग। किसी उपन्यास को आप उठा लीजिए, किसी किताब को उठा लीजिए, एक कहानी, दो कहानी, तीन कहानी, या फिर मैथ्स की किताब को उठाइए, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। ऐसे संविधान के अभी 25 भाग हैं। जब संविधान बना था तो 22 भाग थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वीवीआई। ये 22 भाग अपन को याद रखना है कि संविधान के 22 भाग थे, 22 चैप्टर हैं। उस चैप्टर को अलग अलग आप देखेंगे, अलग अलग आप समझेंगे, और हर चैप्टर की एक अपनी विशेषता है। तो खैर आते हैं संविधान के, भारत संविधान के प्रमुख भाग। भारत संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ये लिखित लिखने की आवश्यकता क्या है? क्या अलिखित भी होता है क्या? जी हाँ, एक देश का संविधान है जो लिखा हुआ नहीं है, वो है ब्रिटेन, जिसे हम इंग्लैंड भी कहते हैं, ब्रिटेन भी कहते हैं, राजधानी लंदन। तो वहां का संविधान क्या है? अलिखित है। अब ये कैसे होता है? लिखित और अलिखित कहने का मतलब अब समझिएगा थोड़ा सा। लिखित कहने का मतलब हो गया कि हमने सारी चीजों को लिख दिया कि यह लोगों को यह अधिकार दिया गया है, लोगों के यह कर्तव्य हैं, लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएगी संविधान के माध्यम से। इसके साथ साथ
सरकार कैसे काम करेगी, निर्वाचन आयोग कैसे काम करेगी, न्यायाधीश कैसे काम करेंगे, लोकसभा कैसे काम करेगी, सारी चीजों को लिख दिया गया है पॉइंट टू पॉइंट कि लोकसभा इस प्रकार से काम करेगी, लोकसभा के अध्यक्ष इस तरह से चुने जाएंगे, प्रधानमंत्री इस प्रक्रिया से बनेंगे। इस प्रकार से सब कुछ एक सिस्टमैटिक वे में तैयार कर दिया गया है कि इस तरह से ही संविधान चलना है। तो मतलब लिखित कहने का मतलब सारी चीजों को पॉइंट आउट कर देना। और लिखित में आप सोचेंगे कि और लिखित में कैसे होता होगा, और लिखित में सारी चीजें परंपरा के अनुसार चलती है कि ऐसा किया गया था उसी को कॉपी कर लेते हैं, ऐसा किया गया था उसी को कॉपी कर लेते हैं। कोई चेंजेस करने हैं तो चर्चा हो जाएगी, और अगर समाज एक्सेप्ट कर ले रहा है तो ठीक है भाई, कोई आपत्ति नहीं है, तो वह अलिखित संविधान होता है। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। भारत को हम उपमहाद्वीप भी कहते हैं, आप जानते होंगे। कारण यह है कि केरल में गर्मी होगी, नैनीताल में सर्दी होगी। ये एक महाद्वीप की विशेषता है कि एक ही समय में वहां सारे मौसम उपलब्ध होते हैं। भारत में भी ऐसा ही कुछ है, एक ही समय में सारे मौसम उपलब्ध हैं। आपको ठंडी भी मिल जाएगी, गर्मी भी मिल जाएगी और बसंत भी मिल जाएगा। तो ऐसे में कहने का मतलब है कि भारत दुनिया का एक अद्भुत देश है, और इस अद्भुत देश का संविधान भी हमने एक अद्भुत बनाया है, जिसमें कि सबसे लंबा हो गया है, क्योंकि विविधताओं से भरा पूरा देश है। कोई हिंदी बोल रहा है, कोई मैथिली बोल रहा है, कोई उड़िया बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है। तमाम सारी भाषा, तमाम सारी संस्कृति, इतनी विविधता कि पूछिए मत। आप अगर केरला में पैदा हुए और जम्मू कश्मीर चले गए तो यहाँ तो भाषा, संस्कृति, कल्चर तो छोड़िए, रंग में भी अलग अलग रूप देखने को मिल जाएंगे। कारण पर्यावरण है, कारण भौगोलिक अवस्थिति है, उसमें हम नहीं जाएंगे आगे। हम बस आपको बता रहे हैं कि लंबा संविधान होने के पीछे कारण है कि हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड हैं एक दूसरे से, इसलिए लंबा हो गया क्योंकि हमने सारी चीजों को लिख दिया। तो लंबा लिखित संविधान है, इसमें मूल रूप से 22 भाग हैं, 22 चैप्टर है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 22 भाग हैं, जो कि वर्तमान में 25 भागों में विभाजित है। अब यह संविधान का मूल संरचना बनाता है। संविधान के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं, अब इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए भैया नेक्स्ट हो जाइए। पहला भाग है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद 1 से 4। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद थे, अभी 470 प्लस हो गए हैं। लेकिन अपन को ये याद नहीं रखना है, ये याद नहीं रखना है, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न नहीं आते। अपन को याद ये रखना है कि 395 अनुच्छेद थे भारत के संविधान का जब निर्माण हुआ था। तो अब 395 में अनुच्छेद 1 और 4, संविधान का अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है यह क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। संविधान और उसका राज्य क्षेत्र कहने का मतलब है, संविधान में कह रहा हूं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, इस चीज को ध्यान रखेंगे। संघ क्या होता है? संघ कहने का मतलब हो गया कि भारत, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, और इसके अंदर यहाँ जम्मू कश्मीर है, इधर लद्दाख है, इधर दिल्ली है, इधर हरियाणा है, इधर उत्तर प्रदेश है, इधर हिमाचल है कहीं पे, मतलब इस तरह से बिहार आपका यहाँ पे है, झारखंड यहाँ पे है। तो इस तरह से इसके राज्य क्षेत्र, और इसमें दिल्ली जो है आपका जैसे संघ शासित क्षेत्र प्रदेश हो गया। तो इस प्रकार से संघ शासित कह लीजिए, केंद्र शासित कर लीजिए, इस तरह से संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है अनुच्छेद 1 से 4। अब अनुच्छेद 1 से 4 की बात करेंगे, थोड़ा सा विस्तार इस भाग में मैं कर रहा हूं, बाकी भागों में नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ समझ थोड़ी विकसित हो जानी जरूरी है। अनुच्छेद 1 में जाएंगे तो कहता है भारत और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और उसके जैसे कि अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं, तो उसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 2 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा जाता है कि नए राज्यों का निर्माण, जब आप अनुच्छेद 2 को पढ़ेंगे और अनुच्छेद 3 को पढ़ेंगे, दोनों में लिखा है नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा? तो अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इसमें कोई नया ऐड हो गया। मान लीजिए कल चाइना से हमें एक राज्य मिल गया, मान लीजिए कल बांग्लादेश हमारे भारत में मिल गया, यह अनुच्छेद
2 की अकॉर्डिंग चलेगा, आर्टिकल 2, ठीक है, आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग चलेगा। रुक जाओ भाई, हाँ, आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग कोई नया राज्य, मतलब बांग्लादेश, ये पाकिस्तान इधर है, सोचिए कि पाकिस्तान कल भारत का अंग बन जाए, तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 आता है। जब हम अपने में से ही किसी राज्य को एक नए राज्य के रूप में निर्माण करते हैं, ये अपना बिहार और ये झारखंड पहले बिहार था, हमने क्या किया, अलग कर दिया, इधर बिहार और इधर झारखंड, अब यह अलग हो गए, अनुच्छेद 3 के माध्यम से हो गया। तो इस प्रकार से नए अनुच्छेदों की बात करें, चर्चा करें, तो खैर भाग संविधान का भाग 1, हाँ, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है, इतना ही ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने बोल्ड करा दिया है। भाग 2 में नागरिकता और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता में क्या विषय है, तो नागरिकता में विषय है कि कौन नागरिक होगा, कौन नागरिक बन सकता है, कौन नागरिक था, इन नागरिकता को लेकर तमाम सारी जो बिंदु हैं वह भाग 2 में, मतलब चैप्टर 2 को खोला जाए भारतीय संविधान के, तो नागरिकता से संबंधित समस्त प्रावधान है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि क्या है और उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं। बस अभी इतना याद रखना है कि भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र और भाग 2 में नागरिकता। अगला चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकार, भाग 3, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भाग मुझे कोई लगता है तो वह है भाग 3। भाग 3 कहने का मतलब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32 से 35, इसमें यह जिक्र किया गया है कि हमें भारत के नागरिक होने के कारण, भारत के नागरिक होने के नाते हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार, हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे तमाम सारे अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तमाम सारे अधिकार हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत में ही आएंगे। भाग 4 भी महत्वपूर्ण है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है, इसका अनुच्छेद 36 से 51 है, यह महत्वपूर्ण है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कह लीजिए। कहने का मतलब है कि राज्य कौन कौन सा काम ऐसा है जो अपने लोगों के लिए कर सकता है, अपने राज्य के लोगों के, जैसे बिहार सरकार बिहार के लोगों के लिए कर सकती है, यूपी सरकार यूपी के लोगों के लिए कर सकती है, मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कर सकती है, छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ के लिए कर सकती है। ये भाग 4 में है। राज्य सरकारें, अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल, बिहार में शराब बंद कर दिया गया है श्री नीतीश कुमार के द्वारा। अब छत्तीसगढ़ में शराब का व्यापार बढ़ते जा रहा है, वहां की सरकार कह रही है कि नहीं, हमें शराब की दुकान और खोलनी है। कारण क्या है, अब कारण जो भी हो, लेकिन एक कारण तो सिंपल सा है कि पैसा कमाना है। बिहार में भी जो शराबबंदी का दौर चला, उससे पहले हमने देखा कि शराब की बहुत सारी दुकानें खुली थी, तब बाद में नीतीश बाबू को समझ में आया कि शायद ये बिहार के भविष्य के लिए ठीक नहीं है और उन्होंने बंदी करवाई। प्रशंसा के योग्य हैं, ऐसा कदम कोई सरकार उठाने से बचती है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में हूं और दिनों दिन नई दुकानें खुल रही हैं, नए लाइसेंसेस क्रिएट किए जा रहे हैं और लोग शराब पी के, बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, बहुत सारे लोग तरह तरीके से मरते हैं। तो वहां की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि क्या करें, कैसे करें, इस चीज को मैनेज कैसे करें। किसी राज्य में किसी और मामले में, शराब के मामले को लीजिए, किसी राज्य ने ओपन करके रखा है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ओपन करके रखा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, मारधार एक्शन से भरपूर सिनेमा चलता है, सब लोग आनंद लेते हैं। कल शराब बंद हो जाए, बहुत सारी चीजें हो सकता है कि रुक जाएगी। मुझे लगता है कि 50% जो हत्याएं, बलात्कार, तमाम सारे अपराध होते हैं, शराब की बंदी से रुक जाएगी। ये राज्य का विषय है, ये नीति निर्देशक सिद्धांत का विषय है। अगर राज्य सरकार चाहे तो बंद कर सकती है। नीतीश सरकार ने बंद कर दिया, नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराब बंद कर दिया। आप कहेंगे सर शराब तो मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, लेकिन बाहर पी के कोई नौटंकी नहीं कर रहा है, पुलिस पकड़ सकती है। कुछ नहीं, आप यही कर दीजिए ना, इतना कर दीजिए काफी है। आप होम डिलीवरी कराइए चलेगा, लेकिन इस तरह से जो तरीके अपनाए जा रहे हैं और जिस तरह से लोग शराब पी करके मिल रहा है और खुले में मिल रहा है, बहुत नुकसानकारक है। बहुत सारे लोग डर से नहीं मिलते हैं, महंगा है। तो खैर, हम
शराब के मुद्दे से बाहर निकलते हैं। हमने एक पॉइंट रखा बस आपको कि शराब राज्य का विषय है, नीति नेतृत्व का विषय है। इसके माध्यम से राज्य सरकारें अपने राज्य में कुछ नई व्यवस्था बना सकती है और इस सारी व्यवस्था का जिक्र अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यह है हमारा मौलिक कर्तव्य। इस देश के नागरिक हैं हम, भारत के, ठीक है, हमें मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तमाम सारे मौलिक अधिकार हैं। और इस मौलिक अधिकार के लिए आप सरकार का कॉलर पकड़ सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार को आप छीनेंगे नहीं। और तो और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 32 और 226 के द्वारा ये क्लियर कर देती है कि कोई किसी का मौलिक अधिकार नहीं छीना जा सकता अगर आपातकाल नहीं लगा हो तो। आपातकाल अगर लगता है तो दो अनुच्छेद ऐसे हैं, अनुच्छेद 20 और 21, जो कि आपसे नहीं छीने जा सकते हैं। अदरवाइज बाकी सारे मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है। डिपेंड करता है आपातकाल कैसा लगा है, किस प्रकार का लगा है। सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के, भारत देश की कह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट माता पिता की तरह संरक्षक है। देखते रहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। अब ये बात अलग है, कभी कभी उनके डिसीजंस भी से हम संतुष्ट नहीं होते हैं, हो सकता है, लेकिन भारतीय संविधान के संरक्षक की कोई भूमिका निभाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के माध्यम से। तो हम चर्चा कर रहे थे मौलिक कर्तव्य का। तो हमें मौलिक अधिकार तो दिया गया है, मौलिक अधिकार का हनन होगा तो कौन बचाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बचाएगा हमें। लेकिन हमारा कुछ कुछ कर्तव्य भी है। किस प्रकार का कर्तव्य है? यह कौन सा कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। ऐसे 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से यह व्यवस्था लाई गई थी 1976 के आसपास में। तो मौलिक कर्तव्य में हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा, रक्षा, हमें अपने देश के जो वीर शहीद हैं उनका सम्मान करना, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना, इन सब चीजों का जिक्र किया गया था। और उसे हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उसको फॉलो करें, अपने देश की सेवा के रूप से, देश की सेवा के नाम पर ये सारी चीजें करें। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य हो गए। आर्टिकल 51A में इसका जिक्र किया गया है। क्या हुआ? पेन। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाग, ये भाग 4 का ए है, ठीक है, भाग 4 का क भी बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाग 5। भाग 5 में संघ का जिक्र किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद आदि का जिक्र किया गया है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक में। कौन राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति कौन बन सकता है, क्या योग्यता है, इन सारी चीजों का जिक्र किया गया है भाग 5 में। भाग 5 मतलब संघ को याद रखेंगे। संघ जब मैं बोलता हूं इसका मतलब है ये पूरे भारत की व्यवस्था की बात कर रहा है संघ। और जब मैं राज्य कहूंगा तो राज्य मतलब यहाँ अपना बिहार है, यहाँ यूपी है। तो ऐसे में जब राज्य की बात करेंगे तो राज्य, और संघ की बात करेंगे तो संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं। तो भाग 5 में क्या जिक्र किया गया है? राष्ट्रपति। किसी राज्य का राष्ट्रपति हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। बिहार का राष्ट्रपति कौन है? कोई नहीं बता सकता। बिहार में मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति का क्या है? नियुक्त प्रतिनिधि है। खैर, तो हम चर्चा कर रहे हैं संघ की, भाग 5 की। तो राष्ट्रपति भारत का, उपराष्ट्रपति भारत का, प्रधानमंत्री भारत का, मंत्रिपरिषद भारत का, संसद, ये सारी व्यवस्थाएं आपको किसी राज्य में नहीं मिलेगी। ये सारी व्यवस्था कहां मिलेगी? भारत में। भारत का शासन कहां से चलता है? दिल्ली से। यहाँ आपके तमाम सारे जो मंत्री हैं, सांसद हैं, लोकसभा, राज्यसभा, तमाम सारे लोग दिल्ली में बैठते हैं और संपूर्ण भारत पे शासन की बागडोर को संभालते हैं। यूं कह लीजिए कि जैसे रथ पे कोई व्यक्ति बैठा है और वहीं से खींच रहा है रस्सी को और घोड़े को चाबुक लगा रहा है और रथ आगे बढ़ रहा है। तो ये तमाम सारे लोग कहाँ बैठे हैं? दिल्ली में। दिल्ली से शासन हमारे भारत के ऊपर होता है। तो भाग 5 किसका जिक्र करता है? अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 यह जिक्र करता है संघ का, संघ के शासन व्यवस्था का। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है भाग 6 राज्य।
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल आदि। अनुच्छेद 152 से 237, 152 से 237 का जिक्र किया गया है, जिसमें कि क्या है, राज्यों की व्यवस्था। जो हमने अभी केंद्र की बात की, अब लीजिए ये अपने बिहार का मानचित्र है। यहाँ पे आपका पटना है, जहां से हम अभी क्लास ले रहे हैं, आपका ये पटना अपना। इस पटना से संपूर्ण बिहार के शासन की बागडोर संभाली जा रही है। अभी हमारे मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं, जो नए हैं। तो ऐसे में राज्य के कौन कौन, राज्यपाल इस राज्य का राज्यपाल है कोई, दूसरा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम जिक्र किया, विधानमंडल पटना में आपके विधानसभा है, विधान परिषद है, तमाम सारी चीजों का जिक्र बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैंने समझाने का प्रयास किया। ऐसे ही यूपी में, ऐसे ही एमपी में, ऐसे ही हर एक राज्य में राज्यों की जो व्यवस्था है वह भाग 6 में जिक्र किया गया। महत्वपूर्ण है, याद रखना है। भाग 5 मतलब संघ और भाग 6 मतलब राज्य। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 152 से 237 मतलब अनुच्छेद 152 से 237 तक है। भाग 8 में आते हैं। 8वां चैप्टर क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र में कुछ विशेष नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब हो गया कि जैसे दिल्ली अपना हो गया, जैसे कि अपना लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ऐसे क्षेत्र जो केंद्र के अंदर है। केंद्र के अंदर कहने का मतलब है कि मैं एक पेज पे गया था, आजा भैया, कहाँ गए तुम? हाँ, ये इसमें हमने कहा कि यहां से बैठ करके संपूर्ण भारत का शासन देखा जाता है। इसमें जैसे कि ये बिहार है और ये यूपी है, तो बिहार के लिए अलग मुख्यमंत्री, यूपी के लिए अलग मुख्यमंत्री, अलग राज्यपाल, अलग व्यवस्था, सब कुछ अलग व्यवस्था है। भाग 6 का हमने जिक्र किया था। अब एक चीज बता दें आपको, जैसे कि दिल्ली का प्रशासन कौन चलाएगा? दिल्ली में हालांकि मुख्यमंत्री है, दिल्ली और पांडिचेरी 2 जगह पे ऐसा है कि वहां पे विधानसभा है और विधानसभा के माध्यम से चलता है। लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख में ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। लद्दाख की व्यवस्था भी दिल्ली के अंतर्गत ही है। इधर 1-2 दादर नागर हवेली, दमन दीव, ये सब क्षेत्र जो नाम सुनते हैं आप केंद्र शासित प्रदेशों का, इसका जो नियंत्रण है वह केंद्र के अधीन है। केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, वही व्यवस्था बनाती है और उसी को चलाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं भाग 9। भाग 9 क्या कहता है, पंचायत कैसे चलती है, क्या व्यवस्था होगी उसकी। अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक पंचायतों का जिक्र है। ये आपका पंचायत का रूपरेखा है। आप जिस भी गांव से बिलोंग करते होंगे, आप अगर शहर में रह रहे हैं तो एक समय रहा होगा कि किसी न किसी गांव से आप शहर आए होंगे, वह शहर बना होगा और उस शहर में आप निवास कर रहे हैं। नहीं तो हम सभी लोग, भारत गांव का देश कहा जाता है और वह भी छोटा छोटा गांव ही था। धीरे धीरे चीजें व्यवस्थित होती गई और गांव से शहर बनने के क्रम चालू हुए। तो जो भी है 1947 में अपना देश आजाद होता है और उसके बाद जो संविधान का निर्माण होता है उसमें पंचायत की जिक्र हालांकि 73वां और 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन जो है ये आया था 1992-93 में। इस समय में पंचायतों को स्टेबल किया गया है। तो मैंने क्या कहा कि पहले 22 भाग थे, अब 25 भाग हो गए हैं। बहुत सारी चीजें बाद में एडजस्ट होती गई है और हमने सेट करने का प्रयास किया गया। ऐसा नहीं कि पंचायतों का जिक्र नहीं किया गया था। आर्टिकल 40 में पंचायत का जिक्र किया गया था, लेकिन पंचायत को जितनी पावर अभी है आजादी के समय में उतनी पावर नहीं थी। आजादी के समय में बस एक स्टेबल कर दिया गया था कि संविधान में है। क्यों? क्योंकि गांधी जी की इच्छा थी कि पंचायती राज होना चाहिए, पंचायतों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पंचायत अपना शासन, अपनी व्यवस्था खुद से चलाएं, ऐसी व्यवस्था की बात की गई थी। कमाल की बात यह है कि मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं इतनी बात बता रहा हूं पंचायत पे, क्योंकि मेरी जो रिसर्च टॉपिक है वो पंचायत से रिलेटेड ही है। खैर, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, भाग 9 का ए। इसमें नगर पालिकाएं, द म्यूनिसिपैलिटीज की जिक्र की गई है। 243P से 243ZG तक इसका जिक्र है। जो गांव के बाद यह नगर बन गया, यहाँ पे जनसंख्या आ गई, लोग बस गए और बहुत सारी चीजों की सुविधाएं हो गई। तो ऐसे में अब पंचायत काम नहीं करेगी, नगर पालिकाएं बना दी जाएगी और उसको और अधिक पैसा दिया जाएगा और अधिक शक्ति दी जाएगी और वह अपना शासन व्यवस्था चलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8वां पेज, हमारा 12th B।
भाग 11 सॉरी भाग 9 बी है, 12th में बता रहा हूँ। भाग 9 बी सहकारी समितियों की बात की गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस ध्यान रखना है कि है। भाग 10 जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र की बात की गई है कि देखिए ट्रेवल्स का मैप बन गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अनुसूचित जाति क्षेत्र कौन सा होगा, क्या है, उसके क्या प्रावधान होंगे, आर्टिकल 244 से 244 ए में इसका जिक्र किया गया है। बहुत सारी परीक्षाओं में इस दोनों भाग से प्रश्न नहीं आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ये देखिए बड़ा अच्छा मानचित्र बन गया है। भाग 11 याद रखना है, पूछा जाता है कि केंद्र राज्य संबंध जो है सो किस भाग में है, तो भाग 11 में है। अनुच्छेद 245 अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में इसका जिक्र किया गया है। 245 से लेकर के 263 के बीच में आपके केंद्र राज्य संबंध का जिक्र किया गया है। केंद्र राज्य संबंध क्या है, अब देखिए केंद्र हमने बताया कि मान लीजिए कि यह दिल्ली है, केंद्र हो गया, और यह अपना बिहार है। इसका और इसका संबंध कैसा होगा, क्या हमें पैसा कितना मिलेगा केंद्र से, क्या हमें सुविधा मिलेगी केंद्र से, हम केंद्र के लिए किस चीज पर जिम्मेदार हैं, केंद्र हमारे ऊपर किस चीज के लिए जिम्मेदार है, इन सारी चीजों का जिक्र किसमें, भाग 11th में आर्टिकल 245 से 263। और तो और प्रशासनिक व्यवस्था आप सुनते होंगे, डीएम बदल दिए गए, आप सुनते होंगे नए राज्यपाल आ गए, ये सारी व्यवस्था आप सुनेंगे कि एक ही राज्यपाल 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हैं, ये सारी व्यवस्था केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो मतलब केंद्र राज्य का संबंध एक पॉइंट हो गया। दूसरा बिहार और झारखंड का संबंध, मतलब दोनों राज्य हैं तो दोनों का संबंध, उड़ीसा छत्तीसगढ़ का संबंध, दोनों पड़ोसी राज्य हैं इनका संबंध, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का संबंध, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का संबंध, राज्यों के बीच का संबंध और केंद्र और राज्य के बीच का संबंध, दोनों संबंधों का जिक्र जो है इसमें भाग 11th में किया गया। भाग 11 में महत्वपूर्ण है, याद रखना है। इसी से एक क्वेश्चन आता है, सरकरिया आयोग, एक कमेटी गठित की गई थी, एक आयोग बनाया गया था कि केंद्र और राज्य के बीच में डिस्प्यूट बढ़ गया था, विवाद बढ़ गया था, तो कैसे उसको हैंडल किया जाए, सरकरिया आयोग का जिक्र बहुत आता है। मैं उसी विषय को ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है भाग 12, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, वित्त संपत्ति संविदा और वाद से संबंधित सारे विषय हैं इसमें। आर्टिकल 264 से 300 ए तक इसका जिक्र किया गया है। तो आपके भाग 12 हो गए हैं, 22 भाग का हम जिक्र करने जा रहे हैं। भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और संचार, इन सारी चीजों का जिक्र 301 से 307 के बीच में किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब इस भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य और संचार, इन सारी चीजों की व्यवस्था भाग 13 में है। भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, 308 से 323, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आते भी हैं भाग 14 में कि संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, जैसे यूपीएससी, जैसे पीएससी, इन सब परीक्षाओं की जो बात करेंगे वह भाग 14 में ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपना भाग 14 है अधिकरण, बहुत इसमें नहीं जाना है। भाग 7 का हमने जिक्र नहीं किया, निर्सित कर दिया गया है। भाग 15 बहुत महत्वपूर्ण है, निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 ए, अनुच्छेद 324 संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसे याद कर लीजिए, एकदम से याद कर लीजिए। 324 मतलब निर्वाचन आयोग। भाग 15, निर्वाचन आयोग क्या करती है, वोट, आप जो वोट देने जाते हैं इसमें आप कलर लगाते हैं, वो वोट कौन लगवाता है, यह निर्वाचन आयोग। प्रत्येक 5 साल पर चुनाव होता है, लोकसभा का, विधानसभा का, पंचायतों का, इन सारे इलेक्शंस में आप हम जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, क्या करते हैं, वोट डालने जाते हैं। वोट डालने का कौन जिम्मेदार व्यक्ति है, वोट डलवाने का, निर्वाचन आयोग। इसीलिए क्वेश्चन आते हैं और इसको हमें याद रखना चाहिए, निर्वाचन आयोग मतलब भाग 15। नेक्स्ट पॉइंट है अपना भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस ध्यान रख लेना है। अनुच्छेद 330 से 342 में
क्वेश्चन इसमें से क्या आता है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब भाग महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आता है 330 क्या है, 332 क्या है, अनुसूचित जाति जनजातियों को लोकसभा में, विधानसभा में, इन सब जगहों पे रिजर्वेशन दिया गया है। तो वह रिजर्वेशन आवश्यक है क्योंकि उनके समाज के लोगों को अभी भी उतनी पहुंच नहीं पाए हैं, उस हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। इसलिए संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था की है कि आप इसके माध्यम से लोकसभा में भी जाइए, विधानसभा में भी जाइए और अपने को आप गौरवान्वित महसूस करिए, अपने को यह मत आंकिए कि हम कमजोर हैं या फिर हम कम हैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब वो सशक्त हो जाएंगे, जब वो मजबूत हो जाएंगे, अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के लिए त्रस्त रहेंगे, तो हो सकता है कि इसको खत्म किया जा सकता है। खैर, संविधान में इन चीजों का जिक्र किया गया है। अगला है हमारा भाग 17। भाग 17 कहता है, राजभाषा की बात करता है। ध्यान रखना है, भारत का कोई ऐसा एक लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं है भारत का। हाँ, राजभाषा के रूप में हिंदी को हमने प्राथमिकता दी है। अगर हिंदी की बात करें कि हिंदी को ही होना चाहिए, हिंदी नहीं होना चाहिए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं तमिलनाडु गया था, सेवागे संस्थानम एक संस्था है सेवागे, और उसके माध्यम से प्रत्येक साल क्या होता है कि एक सेमिनार आयोजित किया जाता है। तो पिछले साल का जो सेमिनार था मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, और पिछले साल का जो कार्यक्रम था वो कांचीपुरम तमिलनाडु में था। जब मैं वहां गया ट्रेन से, जब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम रामेश्वरम की तरफ निकल गए, तो ट्रेन में जो बातचीत हो रही थी वो तमिल में हो रही थी। ना हम समझ पा रहे थे, और हम जो उनसे कह रहे थे वो हमारी बात नहीं समझ पा रहे थे। ऐसा उड़ीसा आप चले जाइए, उड़ीसा में भी सेम कंडीशन हो जाएगा आपको। मतलब कि वो आपकी भाषा नहीं समझ पाएंगे। जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा मैं बता रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है समझ में आ जाए उनको, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे लोग हैं जो अपना लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसे में कैसे आप कहेंगे कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए? ठीक है, हिंदी भाषा महत्वपूर्ण है, हम सबको जोड़ती है, हम सबको मिलना जुलना चाहिए, और हम तो कहेंगे कि ट्रांसलेशन की व्यवस्था हो गई है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए और भाषाओं में उलझकर न रहा जाए। खैर, यहाँ पे बहुत विवादित विषय है। तो राजभाषा के रूप में हम ये कहेंगे कि उसकी अपनी लैंग्वेज थी और मेरी अपनी लैंग्वेज। अब मैं उनकी लैंग्वेज ना समझ पाऊं, वो हमारी लैंग्वेज ना समझ पाए, ऐसे में समस्या हो सकती है। हम किसी एक लैंग्वेज को प्रेफर करें या एक ही लैंग्वेज को। हमारे देश में वैसे ही झगड़ा चलते रहता है, कभी मराठी लोग कि तुम हिंदी मराठी बोलना पड़ेगा, तुम्हें कन्नड़ बोलना पड़ेगा। ये सब बकवास की बात है। आपके पास कोई विषय नहीं है, आप ये सब मुद्दा शुरू कर दो, हाईलाइट हो जाओगे, पॉपुलर हो जाओगे, इसका कोई विषय नहीं है। हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, अपने देश के नागरिकों का सम्मान करना चाहिए। और हम बताएं कि आप, जब मैं ट्रेन में गुजर रहा था तो हमारी बात उनको समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन हम मुस्कुरा कर एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हाँ भाई हमें सीट चाहिए, हमें सीट मिल जाएगी क्या? उन्होंने कहा कि हाँ भाई मैं यहाँ उतर जाऊंगा अगले स्टेशन पे और हमें मिल जाएगा। हम एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पा रहे थे। ऐसा ही कम्युनिकेशन में बनारस में देखा कि तब साउथ इंडिया से लोग आए, अब अम्मा बैठी है, भोजन कर रही है, अब मैंने कहा कि इसमें कुछ चाहिए, अब इसमें मुझे कोई एक्सप्रेशन, बस एक्सप्रेशन से काम हो गया, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि हाँ क्या, क्योंकि मैं उनका लैंग्वेज नहीं जान रहा, वो हमारी लैंग्वेज नहीं जान रहे हैं। तो ऐसे में भाषा को ये कहना कि हिंदी हिंदी या फिर तमिल तमिल या फिर कन्नड़ कन्नड़ या मराठा मराठा, तो बेकार की बातें हैं। हम इन सब से बाहर निकले और अपने देश की बात करें, अपने भारत की बात करें, वो ज्यादा बेटर है। आपको याद यहाँ रखना है ये बात कि भाग 17 राजभाषा है, बस इतना याद रखिए। अनुच्छेद 343 से 351 हिंदी को थोड़ी प्रायोरिटी दी गई है संविधान में, यह बात सत्य है। और हिंदी बोलने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है, लेकिन हिंदी को ही सब कुछ दे दिया जाए ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। खैर आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे इस मुद्दे पर बाद में कभी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आते हैं आपातकाल। आपातकाल देखिए, भारत हमारा लाल हो गया है आपातकाल में। कहने का मतलब आपात उपबंध भाग 18 में है। 18 और से 18 और अ से ही आपात, आपातकाल। आपातकाल का मतलब होता है कि एक ऐसा काल जो कि बहुत कठिन है। आपातकाल का मतलब कह लीजिए कि एक कठिन सिचुएशन आ गया है या फिर ऐसी परिस्थिति आ गई है जो सामान्य परिस्थिति की तरह नहीं है, उसी को आपातकाल कहेंगे हम। तो संविधान में आपातकाल उपबंध किया गया है आर्टिकल 352 से 360 के बीच में। 3 अनुच्छेद हैं, 352, 356 और 360।
मतलब कि पूरे देश में या देश के किसी भाग में अगर हमारा किसी अन्य देश के साथ युद्ध हो गया तो 352 एक्टिवेट कर दिया जाता है। अगर राज्यों में शासन ठीक से नहीं चल पा रहा है, जैसे मणिपुर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, या फिर वहां पे या किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, वहां पे उस सिचुएशन नहीं संभाला जा रहा है, या केंद्र को ऐसा लग रहा है कि ये राज्य सरकार ठीक से नहीं संभाल पा रही है, ऐसे में 356 का यूज किया जा सकता है। और 360 का मतलब होता है कि 360 का मतलब होगा, अरे भैया आ जाओ नीचे, हाँ 360 का मतलब हो जाएगा 360 का मतलब हो जाएगा कि वित्त को लेकर वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है। जैसे कि कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसको जो है सो उसके वेतन मान लीजिए 50,000 रुपए है तो उसका घट करके 40,000 किया जा सकता है। ऐसा कंडीशन अभी तक एक बार भी आया नहीं है। 356 आया है, 352 भी आया है। तो आपातकाल का मतलब कि इस पूरे देश का शासन व्यवस्था केंद्र के हाथ में आ जाती है। अगर पूरे देश में आपातकाल लग गया तो राज्य सरकारें मौन हो जाती है, चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। वहां पे केंद्र ही पावर में आ जाता है, केंद्र ही काम करना शुरू कर देता है और केंद्र ही सारी चीजों का नियंत्रण करना शुरू कर देता है। हमारे मौलिक अधिकार पे भी हस्तक्षेप किया जा सकता है। 2 अनुच्छेद छोड़ करके, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। 21 में क्या है? जीवन जीने का अधिकार है, इसको याद रखिएगा। अगला है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, भाग 21 सॉरी भाग 19 है, विविध की बात की गई है, अनुच्छेद 361 से 367 तक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले स्लाइड में, क्या है? भाग 20, बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका पानी, नदी का पानी है, ये इसको कहा गया फैक्ट्री में, और फैक्ट्री ने क्या किया, इसको कन्वर्ट करके हमें पीने लायक बना दिया। अनुच्छेद 368। भारत के संविधान में बहुत सारे, बहुत मतलब क्रिएटिव है, मतलब कभी कभी संविधान के बारे में सोचो तो बड़ा आनंद आता है कि वह बहुत बढ़िया संविधान बनाया गया, और ऐसा संविधान है कि परिवर्तनशील भी है। कैसे? आर्टिकल 368 के तहत, भाग 20 के तहत, याद करना है, परीक्षा में आता है, एकदम याद कर जाइए। भाग 20 अनुच्छेद 368, ये कॉन्सेप्ट जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब देखिए इसमें क्या होता है। हमने नियम बनाया कि कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक ऐसा कि हमें 10 से 4 बजे स्कूल जाना है। हमारे यहाँ का नियम है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, या फिर बहुत सारे स्कूलों में, ऑलमोस्ट मुझे लगता है भारत में ही ऐसा नियम है कि 10 बजे स्कूल जाइए, 4 बजे आपको छुट्टी मिल जाएगी। 1 to 10th ऐसा ही कुछ नियम है, 12th भी कह लीजिए। लेकिन क्या हुआ, गर्मी बढ़ गई, 1 मार्च से स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई, 8 बजे से 2 बजे तक। पहले क्या था? पहले था 10 से 4 बजे तक। सिचुएशन परिवर्तन हुआ और हमने टाइम चेंज कर दिया। बात समझ में आ रही है? संविधान अनुच्छेद 368 यही कह रहा है कि भाई जो नियम कानून बनाए गए थे वो उस समय के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। अब क्या है, सिचुएशन चेंज हो रहा है तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। संविधान में ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 61 अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संशोधन। कहने का मतलब इसमें था, इससे पहले 21 साल आप वोट करते थे, आप जो वोट करते थे, ये 1989 में हुआ है। आप 21 साल के जब हो जाते थे तब आप वोट करते थे, लेकिन इस संशोधन के बाद आप 18 साल में ही वोट करने लगे हैं। कहने का मतलब है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है, जागरूकता बढ़ी है। अब वो 18 साल के में ही 21 साल के बराबर उनकी समझ हो गई है, तो सरकार ने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। हो सकता है कि आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीजें सरकार परिवर्तन करे, सरकार को लगे कि हाँ यह परिवर्तन किया जाना चाहिए और वो हमारे हित में हो, तो निश्चित रूप से सरकार परिवर्तन कर सकती है, संविधान के ऐसे प्रावधानों को बदल सकती है। यह अधिकार है सरकार को, संसदों। ठीक, तो कहने का मतलब संविधान का संशोधन, ये सारी अधिकार संसद के पास हैं। भाग 21 बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अस्थायी, संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध, कुछ स्पेशल चीजों का जिक्र किया गया है आर्टिकल 369 से 392 के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, भाग 22, बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा लास्ट है। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ,
हिंदी में प्राधिकृत पाठ परीक्षा में पूछा जाता है। निरसत आदि कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं आर्टिकल 393 से 395 के बीच में जिक्र किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व की बात करेंगे तो अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 थी, अब 12। जैसे राज्य सूची, भाषाएं, वेतन आदि ये हो गए संविधान के। आपको 22 भाग पे हमने दृष्टि दिखाया, आपको दिखाया कि ये देखिए 22 भाग हैं, कैसे ये एक्टिवेट है, क्या क्या इसमें कौन कौन से विषय हैं, ये 22 भागों का जिक्र था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल। प्रस्तावना क्या है? भारत के संविधान को, पूरे संविधान को पढ़िए और पूरे संविधान को पढ़ने में आपको बहुत अधिक समय लगेगा। हमें लगता है कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी लग सकता है, 5 दिन भी लग सकता है। और भारत के संविधान को पढ़ने का आपको समय नहीं है। आपको एक पेज में समझना है कि भारत का संविधान क्या है, तो वह भारत की प्रस्तावना। कक्षा 6 से 8, 10 तक की कक्षाओं के मैं जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय आ गया था कि किताब के फर्स्ट पेज पे जैसे किताब पलटते थे तो आता था भारत की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ये जो प्रस्तावना है ये आपका ये है, एक सेकेंड, कहा कि भैया प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द एवं उनके अर्थ यही हैं। मतलब कि यहाँ तक आत्मर्पित करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अगर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपको याद कर लेना चाहिए यह प्रश्न, या फिर जनरल कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप याद कर लीजिए। कभी कभी पूछता क्या है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। ये है आपका न्याय, न्याय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, है ना। क्या है? हम भारत को सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, दूसरे न्याय कितने प्रकार का जिक्र किया गया प्रस्तावना में। अगर आपको प्रस्तावना याद है तो आप आराम से कर सकते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार का। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्षमता कितने प्रकार का? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उसके समस्त तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ये 352 को याद रखिए। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की क्षमता की बात की गई है किसमें? भारत के संविधान की प्रस्तावना में। याद रहेगा? नहीं रहेगा फिर भी याद करना है। तो चलिए हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि ये आया कहां से। तो यहां थे हम। इसको प्रस्तावना को जो है उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया था। भारत संविधान प्रस्तावना का आधार है। इसे जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। पंडित नेहरू का संविधान निर्माण में क्या योगदान है? बहुत विवादित प्रश्न है। बहुत सारे लोग इसकी आलोचना करते हैं, बहुत सारे लोग इसका समर्थन करते हैं। मुझे लगता है किसी व्यक्ति की आलोचना करने से पहले एक बार उसे पढ़िए। आप गांधी के भी बहुत सारे आलोचकों को मिल जाएंगे। आजकल तो भतेरे निकल रहे हैं, गांधी जी को पढ़ते नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर के आते हैं ज्ञान और शुरू हो जाते हैं कहीं पे गांधी जी तो ऐसे थे, नेहरू जी तो ऐसे थे। मुझे लगता है आप अपने मौलिक कर्तव्यों का हनन कर रहे हैं। मौलिक कर्तव्य कहा गया है कि अपने देश के शहीदों, अपने देश को आजादी दिलाने वाले वीर सपूतों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो हमें ऐसे लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। वैचारिक मतभेद हमारे हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति की आलोचना करिए, आप एक बार उन्हें पढ़िए। गांधी की आलोचना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा तो है ही नहीं कि मैं कहूंगा गांधी भगवान थे, बिल्कुल नहीं मानूंगा। गांधी की अपनी कमियां हैं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से खबर लेकर मत आइए, मत उड़ा करिए। आप गांधी को पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, कम से कम 3 बार पढ़िए। गांधी पढ़ने के बाद आपके मन में अगर बदलाव नहीं आया तो फिर हमें बताइएगा।
निश्चित रूप से आएगा। मैंने एक दो बार पढ़ा है गांधी को। फिर मुझे कोई कहता है गांधी ऐसे थे, मैं सुन लेता हूँ, ठीक है भाई, अच्छी बात है, आपको लग रहा है अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हम किसी को पढ़ें फिर हम उसकी आलोचना करें, दम भर के आलोचना करें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन बिना पढ़े जब हम आलोचना करते हैं, दो चार फोटो रील वाले दिखा देते हैं और हमें लगता है कि अरे यार नेहरू जी तो ऐसे थे। खैर हम नहीं आएंगे उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के, नेहरू जी कुछ थे नहीं थे, एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत टैलेंटेड थे। उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने ही लाया। भारत में गुट निरपेक्ष जो आंदोलन चला उसके नेता बनाया भारत को किसने? नेहरू ने ही। वैश्विक प्रतिष्ठा की बात करेंगे तो नेहरू की समझदारी थी। हाँ, ऐसे में नेहरू को हम कम आंकले, यह गलत बात हो जाएगी। हमें यह लगता है कि हमने ईमानदारी पूर्वक नेहरू को कम आंकना एक गलती हो जाएगी हमसे। खैर आगे आते हैं। नेहरू ने ही भारत संविधान के प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया। यह नेहरू जी की देन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रस्तावना के मुख्य शिल्पकार माने जाते हैं। अंबेडकर को भी हमें पढ़ना चाहिए। बिना अंबेडकर को पढ़े लिखे लोग लाठी लेके खड़ा रहते हैं कि अंबेडकर जी ने हमें ये दिया, अंबेडकर ने हमें ऐसा कर दिया, अंबेडकर जी ने हमें ऐसा कर दिया। अंबेडकर को पढ़ो तो एक बार, एक दफा तो पढ़ो, तब समझ में आएगा कि अंबेडकर क्या कहना चाहते हैं। निश्चित रूप से इन शिल्पकारों को पढ़िए आप, सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़िए आप, भीमराव अंबेडकर को भी पढ़िए आप, गांधी को भी पढ़िए आप, नेहरू को भी पढ़िए, सब पढ़ने योग्य है और ऐसे लोगों को भी पढ़ना चाहिए। हम प्रयास करेंगे कि ये जीवनी लेकर के आए और आपके सामने रखें। भीमराव अंबेडकर बहुत अभाव से गुजरे हैं और ऐसे परिस्थिति से निकल के आए हैं और भारतीय संविधान में ऐसा छाप छोड़ करके गए हैं कि हम उन्हें आने वाले हजारों साल तक याद रखेंगे। अगला पॉइंट है 42वां संविधान संशोधन 1976, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता, ये जो शब्द हैं, तीन शब्द जोड़े गए हैं, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया है। संविधान का परिचय और मूल उद्देश्य बताती है। न्यायालय व्याख्या करते समय इसका उपयोग करते हैं। यह संविधान निर्माताओं के सपनों को दर्शाती है। समानता, न्याय और बंधुता के आधारित समाज की बात करती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। आत्मा कही जाती है, हमने क्या कहा आपको कि एक पन्ना पढ़ लीजिए, एक पेज पढ़ लीजिए, आप पूरे संविधान को समझ जाएंगे। और वह संविधान क्या है? प्रस्तावना ही है संविधान का, या संविधान की उद्देशिका है, जिसमें संविधान के मूल उद्देश्यों, मूल्यों और दर्शन को स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आइए अब हम प्रस्तावना को फिर से एक बार सुनाते हैं आपको। हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आप अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द और उनका अर्थ। अब इसके अर्थ में चलेंगे हम लोग जैसे याद कि हम भारत को एक यहाँ पे सार्वभौमिक समाजवादी लिखा है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। खैर कुछ शब्द बदले हैं, बाकी सब कुछ सेम है, आप इसको देख लेंगे। यह याद करने वाला विषय है, याद करने संविधान के प्रस्तावना को अगर आप याद कर लेते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, इसको हम बता करके और यहीं पे इस क्लास को ऑफ कर देंगे, बंद करेंगे। संविधान में सत्ता का स्रोत कौन है? जनता है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इससे पहले में क्या है, सार्वभौम समाजवादी, या फिर यहाँ पे होता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व। इसी को हम सार्वभौम भी बोलते हैं, सॉवरेन भी बोलते हैं। भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी बाहरी शक्तियों से बंधा नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब यह होता है कि भारत की सरकार अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। आलोचना हम कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे अभी, हम बस अभी मुद्दे की बात कर रहे हैं आपको कि भारत की सरकार किस देश के साथ दोस्ती कर रही है, किसके साथ दुश्मनी कर रही है, क्या होना है क्या नहीं होना है, सब कुछ का निर्णय अपने हिसाब से कर सकती है। यही सार्वभौमिक है। अच्छा, इसके अपोजिट में जाते हैं। सार्वभौमिक नहीं होने का क्या मतलब होगा कि हम यहाँ से टेलीफोन करें पाकिस्तान की सरकार को कि ऐसा है भाई साहब, आप इस निर्णय को बदल दीजिए,
वहां की सरकार ने उस निर्णय को बदल दिया। क्यों बदला? क्योंकि उसे डर है कि भारत कहीं हम पे हमला न कर दे। ऐसे में उस डर से पाकिस्तान सरकार ने अपने चीजों को बदल दिया या फिर अपने निर्णय को बदल दिया। तो वह सार्वभौमिक सरकार नहीं है, वह अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है। तो अपने निर्णय लेने में जो स्वतंत्र होगा वही सार्वभौमिक है। भारत इस मामले में स्वतंत्र है, भारत इस मामले में सार्वभौमिक है, बाहरी शक्ति से कोई बंधा नहीं है। अगला पॉइंट है समाजवादी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया है, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की गई। समाजवादी जानने के लिए दो शब्द आपको जानना पड़ेगा, एक है पूंजीवाद और एक है साम्यवाद। थोड़ा सा हम चलते हैं, यहां समझ कॉन्सेप्ट की बात है, थोड़ा सा समय लूंगा आपका। एक तरफ है पूंजीवाद, एक तरफ है साम्यवाद, और इस दोनों के बीच में है समाजवाद। अब कहिए ये क्या है भाई? देखिए पूंजीवाद क्या है? उत्पादन के साधन और वितरण पर, उत्पादन के साधन मतलब कि हमें खेती करना है, उत्पादन के साधन, और वितरण हमें खेती करने के बाद जो चीज मिला उसे बेच देना है या उसे बांट देना है। ठीक, कहने का मतलब उत्पादन के साधन और वितरण पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। आप करिए, कमाइए, खाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्लियर? दूसरा है साम्यवाद, उत्पादन के साधन और वितरण। इस शब्द को याद रखिएगा, उत्पादन के साधन और वितरण। उत्पादन के साधन और वितरण पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण। यहां पे खेती भी कौन करेगा? सरकार करेगा। यहां पर वितरण लोगों को कौन देगा? सरकार देगा। यहां सरकार कह रही है कि मुझे इतना समय नहीं है भाई, तू कर, तू जान, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां पे सरकार कह रही है कि नहीं, अगर मैं नहीं करूंगा तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। लोग कुछ भी पैदा करेंगे, किसी रेट में बेचेंगे, और जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, वो इसमें दबे कुचले चले जाएंगे। तो यहाँ पे सरकार पूरी जिम्मेदारी ले लेती है कि नहीं नहीं, मैं ही करूंगा और कोई नहीं करेगा, सब कुछ मेरे द्वारा किया जाएगा, और जिसको जितना जरूरत होगा उसको उतना ही दूंगा, उससे अधिक नहीं देना है। अगर मुझे एक दिन में एक गिलास चावल खाना मतलब मेरे लिए परफेक्ट है तो मुझे एक गिलास चावल दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे 5 बोरा ला करके रख दिया जाएगा कि नहीं नहीं आप रखे रहो, जब अब खत्म होगा तब सोचना। नहीं, पर डे एक गिलास हमको पहुंचा देगा कि ठीक है भाई आपका ये भोजन है, आप इतना ले लीजिए। साम्यवाद कह रहा है। पूंजीवाद कह रहा है भैया मैं अपने घर में जमा करके रख लूं, मैंने 50 बोरा पैदा किया है, जब दाम बढ़ेगा तब मैं निकालूंगा और मैं बेचूंगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये हो गया आपका अमेरिका और ये हो गया आपका सोवियत संघ, जो कह ले रूस। दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट रहे। ऐसे में भारत कहां पहुंच गया? समाजवाद की तरफ। कहां? उत्पादन के साधन और वितरण दोनों पर सरकार का भी नियंत्रण रहेगा और निजी लोगों का भी नियंत्रण रहेगा। कहने का मतलब है कि सरकार भी प्रयास करेगी और सामान्य लोग भी प्रयास करेंगे। सरकार भी प्रयास करेगी मतलब साम्यवाद, और सामान्य लोग मतलब पूंजीवाद। इसी को हमने कहा समाजवाद। उत्पादन के साधन और वितरण पर सरकार के साथ साथ सामान्य लोग या निजी लोगों का भी होगा अधिकार। आपने अंबानी अडानी का नाम सुना है, बस उनका भी कंपनी चल रहा है, सरकार ने भी कंपनी खोल रखी है। सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, सरकारी कोचिंग है, प्राइवेट कोचिंग है, सब कुछ आप देखेंगे दो दो भागों में चल रहा है। कहने का मतलब है कि भारत एक समाजवादी देश है, इसीलिए समाजवादी देश होने के कारण ही यहाँ पे यह सारी व्यवस्था आपको मिल रही है। भारत एक बेहतरीन देश है, न हम एक्सट्रीमिस्ट हैं किसी मामले में, मध्यम है, मध्यम मार्ग, बुद्ध की धरती है, और हमने उसी चीज को अपनाया है, समाजवादी। अगला है धर्मनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया सभी धर्मों के प्रति समान, सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव। कहने का मतलब है कि भारत की सरकार, हमारी आपकी बात नहीं हो रही है। हमारे आप में बहुत सारे लोग कह देंगे मैं इस धर्म को अच्छा मानता हूँ, इस धर्म को बेकार मानता हूँ। ये हमारी आपकी मेंटेलिटी कितनी बड़ी हो सकती है कि 10 किताबों पढ़ लेने से अगर मैं खुद को कहने लगूं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी हूँ तो बेवकूफ हूं मैं। मुझे लगता है कि एक समझ विकसित हो जाती है और वो व्यवहारिकता में झलकती है, और व्यवहार से हम लोगों को पहचान पाते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। खैर, यहाँ पे बात हम कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता का। भारत की सरकार, ये सारे जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं ये संविधान की बात है, हमारी और आपकी बातें नहीं हो रही। भारत का संविधान का नेचर कैसा है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो धर्मनिरपेक्षता की बात में कह रहा है भारत का संविधान कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मुझे किसी धर्म से कोई आपत्ति
नहीं है। तुम हिंदू मानो, मुसलमान मानो, सिख मानो, ईसाई मानो, कोई ग्रंथ मानो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, अगर हमारा मौलिक अधिकार के साथ बाउंडेशन नहीं बन रहा है, जैसे कि मौलिक अधिकार हमारा कह रहा है छुआछूत नहीं होना चाहिए, स्त्री पुरुष में समानता की बात। अब आपका धर्म, आपने एक ऐसा धर्म बनाया जिसमें आपने स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कम आंका, या आप कह रहे कि नहीं इसको छुओ और इसको नहीं छुओ, ऐसे में संविधान आपके धर्म में घुस जाएगा और घुस करके आपके धर्म को ठीक करेगा। फिर संविधान कहने का मतलब सरकार, और उसको ठीक करेगा और ठीक करने के बाद फिर वापस आ जाएगा। संविधान कहता है कि हमें किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर धर्म कुछ गलत प्रैक्टिस कर रहा है, नर बलि, बच्चों की बलि दी जा रही है, ये कह करके कि छोटे बच्चे की बलि दे देंगे तो आप इस चीज से मुक्त हो जाएंगे, तो संविधान की एंट्री पुलिस पकड़ लेती है। क्यों पकड़ लेती है? वो तो भाई प्रैक्टिस है। आप कह सकते हैं कि ये तो हमारा धर्म का मामला है, भाई आप क्यों आ रहे हैं? तो धर्म का मामला तो है। संविधान यही चीज क्लियर कर रहा है कि धर्मनिरपेक्ष भारत में और अमेरिका में बस यही अंतर है। अमेरिका कह रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, भैया तू जान, तेरा धर्म तू जान। भारत कह रहा है नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे धर्म से, ये बात ठीक है, यहां तक चलेगा, लेकिन तुम कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस अगर कर रहे हो धर्म के नाम पर, तो मैं तुम्हारे धर्म में घुस जाऊंगा और उसको मैं ठीक करूंगा। 3 तलाक का मामला इसीलिए क्लोज किया गया। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें आने वाले समय में हो सकता है आपको देखने को मिलेगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब भारत सरकार कहती है, भारत का संविधान कहता है कि हम धर्म का सम्मान करते हैं, सभी धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं आप, जिसमें किसी की जान चली जाए। कोई ऐसे प्रैक्टिस जैसे कि छुआछूत या फिर स्त्री पुरुष वाली बात, इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो हम एंटर कर जाएंगे आपके धर्म में और आपका धर्म को ठीक कर देंगे फिर, और फिर हम वापस हो जाएंगे आपके धर्म को ठीक करके। खैर, आते हैं अगले पॉइंट पे। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। मजे की बात, आइए आते हैं एक नया पॉइंट पे। लोकतंत्र और गणतंत्र। गणराज्य लिखा है ना, इसको रिपब्लिक बोलते हैं अंग्रेजी में। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेटिक, ये देखिए डेमोक्रेटिक, और इधर रिपब्लिक। लोकतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र। गणतंत्र क्या है भैया? लोकतंत्र और गणतंत्र बताएंगे कोई? देखिए, बताएंगे, लाइव क्लास में बता सकते हैं आप। अभी रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसमें बता नहीं पाएंगे आप। कमेंट में बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, हमें थोड़ी सी कमेंट पढ़ने में आनंद आएगा। चलिए, लोकतंत्र कहने का मतलब है कि जनता द्वारा, कहा गया लोकतंत्र, भैया किधर गए? लोकतंत्र इधर है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। अच्छा ठीक, हमने मान लिया। गणतंत्र क्या कह रहा है? राष्ट्रपति चुना जाता है, कोई वंशानुगत शासक नहीं है। इसको और क्लियरिफाई करते हैं थोड़ा। लोकतंत्र मतलब हो गया कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार, ये बात ठीक है। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। अब्राहम लिंकन की परिभाषा राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी एकदम झकास से याद करके रखते हैं। लोकतंत्र मतलब यही होता है। लेकिन जब गणतंत्र पूछ दीजिए तो थोड़ा सा सोचने लगता है कि गणतंत्र मतलब क्या होगा। गणतंत्र मतलब होता है जो राष्ट्र का राष्ट्र अध्यक्ष है वह किसी जाति, किसी धर्म, किसी समाज से नहीं होगा, वह किसी परिवार से नहीं होगा, वह किसी वंश से नहीं होगा, वह किससे होगा? वह जनता से होगा। मतलब एक तरफ तो लोकतंत्र हो ही गया कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, जी नहीं, जनता द्वारा। अब उदाहरण लेते हैं, ब्रिटेन चलिए। ब्रिटेन में सर्वोच्च व्यक्ति कौन? ब्रिटेन में क्या राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है? प्रधानमंत्री तो होता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च पद, तो राष्ट्रपति हम लोगों ने सुना है कि राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है क्या ब्रिटेन में? आंसर है नहीं, ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होते हैं। कौन होते हैं? राजा। अभी भी राजा रानी का कॉन्सेप्ट है, राजा रानी। और भारत में देख लीजिए, भारत में सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति। ये राजा रानी कल के डेट में मर गए, मृत्यु हो गई, कुछ हो गया, खत्म खत्म। अब नया राजा रानी कौन होगा? क्या चुना जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, वह उसी का बेटा होगा, उसी के वंश का होगा। अब एक बार मैं बनारस में था और एक अमेरिकन था, उससे मेरी बातचीत हुई थी किसी विषय को लेकर के, तो उसने बताया था कि वो पुराने कल्चर पे काम कर रहा है। अब पता नहीं, वो हो सकता है एजेंट भी हो, लेकिन उसका कहना था कि वो भारत में ही रह रहा था, वो सपत्नीक,
और मतलब बनारस में रह रहा था, और वो कह रहा था कि वो चाहता है कि पुरानी कल्चर पे वो काम करे और पुरानी कल्चर को फिर से एस्टेब्लिश करे। तो मैं जब जब इस विषय को लेकर के आता हूं तो मुझे वो जरूर याद आता है कि पुरानी कल्चर मतलब वही राजा रानी, वही शासन व्यवस्था, उसी तरह के शासन हो और वो अच्छा शासन मानते थे। खैर वो उनका कॉन्सेप्ट है। राजा रानी की मृत्यु हुई, राजा रानी का बेटा फिर से राजा रानी बनेगा, ये पुरानी कल्चर है। ब्रिटेन ने इसको इसलिए बनाकर रखा है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यह व्यवस्था जो है हमारी धरोहर है। धरोहर मतलब समझते हैं? धरोहर मतलब जैसे घर का पुराना कोई मंदिर है, हमने उसको सेटअप बना के रखा कि नहीं नहीं ये हमारे घर का पुरखों का दिया हुआ है। तो ब्रिटेन की व्यवस्था में राजा रानी पुरखों की व्यवस्था में यह व्यवस्था है, सर्वोच्च पद राजा रानी, उसको उन्होंने मेंटेन करके रखा है। इसके नीचे आता है पीएम, जो आप सुनते होंगे दौड़ भाग करते रहता है इस देश से उस देश, या फिर जो भी समझौता हमारे देश के पीएम चाहे उस देश के पीएम चाहे किसी देश के पीएम का काम है कि लगातार दौड़ भाग करना, अपने देश की शासन व्यवस्था बनाना। लेकिन सर्वोच्च पद राजा रानी है। यहाँ पे गणतंत्र हुआ क्या? नहीं। भारत में आइए, प्रधानमंत्री भी हमारा चुना जाता है और राष्ट्रपति भी हमारा चुना जाता है। मतलब भारत डेमोक्रेटिक होने के साथ साथ रिपब्लिक भी है। क्लियर? एकदम से इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि जहां पर सर्वोच्च पद पर चुनाव हो रहा है, कोई जाति, कोई धर्म, कोई वंश, कोई परंपरा, कुछ काम नहीं आ रहा है, सामान्य लोग चुन करके आ रहे हैं, तो वहां पे रिपब्लिक होगा। डेमोक्रेटिक मतलब जरूरी नहीं है कि सर्वोच्च पद चुना ही जाए, बाकी उसके नीचे जो शासन व्यवस्था है उसको जनता के द्वारा चुन करके चलाया जा सकता है, वो हो गया डेमोक्रेटिक। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। न्याय, जस्टिस की बात करते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान की जाएगी। मैंने बताया कि 3 प्रकार का न्याय, इसको याद ही कर लीजिए। न्याय कहने का मतलब सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से आपके साथ कोई अन्याय का कार्य नहीं किया जाएगा, ऐसा संविधान हमारा कहता है। स्वतंत्रता, विचार करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, आप उसको पास कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। विश्वास, आप आज राम को माने, कल आप कृष्ण को मान सकते हैं, परसों धर्म, आज आप इस्लाम मान रहे हैं, कल आप हिंदू मान सकते हैं। उपासना, किसी की उपासना कर सकते हैं, कबीर की उपासना कर सकते हैं। मतलब आपकी स्वतंत्रता है कि आपको क्या करना है, ये सारी चीजों की स्वतंत्रता आपको संविधान देता है। नेक्स्ट पॉइंट है समता, स्थिति और अवसर की क्षमता। क्षमता प्रदान करने का मतलब है कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की जाएगी, आपको और किसी अन्य व्यक्तियों को भी एक साथ बराबर तुलना की जाएगी। आप कहेंगे सर आरक्षण तो दे दिया जाता है। आरक्षण बहुत विवादित विषय है, कभी हम लंबे से इस पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 16 का 4 कहता है कि सामाजिक रूप से अगर कोई पिछड़ा वर्ग है तो संविधान उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करता है। ये बात ठीक है कि सरकार की आलोचना मैं वहां करता हूं कि 8 लाख का दायरा जो आपने बना करके रखा ना, उसको कम करिए, उसको 2 लाख कर दीजिए। 2 लाख अगर किसी परिवार की आमदनी से कम है, हाँ, तो आप उसको आरक्षण दीजिए उसी वर्ग में, हमको मत दीजिए। हमको मत दीजिए कहने का मतलब है कि आरक्षण पास करिए, आरक्षण दीजिए, लेकिन उसकी एक सीमा बना दीजिए। 8 लाख कहने का मतलब बहुत हो जाता है। 8 लाख में बहुत सारे लोग उसी 8 लाख को पाते हैं, फिर उसी कैटेगरी का लाभ उठाते हैं और मजे में जिंदगी बिताते हैं। जिसके लिए आरक्षण की बात, जिसके लिए आरक्षण का कंसेप्ट आया था, उसको सही रूप से उसका एप्लीकेबल नहीं हो पाता। खैर, हम बहुत इसमें विवाद नहीं करेंगे, कभी इस पर चर्चा करेंगे आराम से। तो समता की बात कहने का मतलब कि समता प्रदान की जाएगी संविधान के द्वारा। बंधुता का मतलब है भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। मतलब हमें कुछ भी ऐसा करते रहना है जिससे हम, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे हमारे बंधुत्व मतलब भ्रातृत्व की भावना, अब कोई व्यक्ति है, कोई हमारे उम्र का लड़का है, तो हम उसे यही चाहेंगे कि वो हमारे भाई के समान है, हम उसे उसी तरह का ट्रीटमेंट करें कि वो हमारा भाई है। तो वैसी ही भावना हमें रखनी होगी अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है। तो यही बात, यही जो मैसेज है वो हमें अपना संविधान दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट, हमने कुछ तैयार किया है, बंधुता। यही हमारा क्लोज हो जाता है, यहीं पे हमारा ये क्लास खत्म हो जा रहा है। अगले पार्ट में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। ये था हमारा प्रस्तावना और संविधान के प्रमुख भाग पे। अगला जो हमारा क्लास होगा, इसी 2 टॉपिक पे हमने क्वेश्चन तैयार करवा रहे हैं, उसी क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करेंगे कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको यह वीडियो बहुत मदद करेगा उस क्वेश्चन को हल करने में या इन 2 टॉपिक्स को हल करने में।
तो अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी अगले वीडियो में। ध्यान रखेंगे जीवन में सब कुछ करिए, एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए। आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, आप समाज में कुछ अच्छा योगदान कर रहे हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपने से कम नहीं आंकना है। एक छोटी सी कहानी है, 2-4 लाइनों की मैं सुना दे रहा हूं कि एक बार एक व्यक्ति जो नगर में रहता है, जो पाटलिपुत्रा जैसे शहर में रहता है, एक बार किसी कारण से गांव जाना होता है। रास्ते में अब तो पुल बन रहे हैं, विक्रमशिला पुल और तमाम सारे पुल बन गए हैं, आदमी पुल पे अपनी गाड़ी दौड़ा लेता है, इधर से उधर चला जाता है, पहले नाव हुआ करते थे। और ऐसे में वह नाव में बैठता है, प्रकांड विद्वान होता है किसी विषय का, और वह गांव की तरफ जा रहा होता है। उसमें संयोग से वह 2 ही व्यक्ति बैठा होता है। कहानी है, लेकिन कहानी का मॉरल हमें समझ में आना चाहिए। 2 ही व्यक्ति बैठा होता है और इसी कारण से वो पूछता है कि क्या किया जाए। ऐसे बातचीत क्रम शुरू होता है तो उसमें पूछता है जो विद्वान व्यक्ति होता है उस नाव वाले से कि तुम्हें नाव चलानी आती है, इसके अलावा तुम्हें कुछ आती है? तो कहता नहीं साहब, मैं तो बस नहीं नाव चला करके ही अपना जीवन नैया चला रहा हूँ, जीवन का नैया भी और ये नैया भी दोनों ही चला रहा हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आती। तो वो विद्वान व्यक्ति कहते हैं कि अरे धुत, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, फिर तुमने दुनिया को कहाँ देखा है? ये बात ठीक है, दुनिया को नहीं देखा है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम नड़ी मूर्ख हो। उस पर कटाक्ष टिप्पणी की जाती है। कुछ समय बाद नाव में पानी भरने लगता है और नाव डूबने लगता है। अब सारी चीजें हो रही थी, ऐसे में उसे क्रोध भी आ रहा था और वो कहा कि साहब आप तो शहर से आए हैं, आपको तैरना तो आता होगा। तो कहा नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। तो कहा अब कैसे बचाएंगे अपने जीवन को? अब तो बड़ा मुश्किल है, हमें तो तैरना आता है, मैं तो निकल जाऊंगा। नाव डूब जाती है और वह विद्वान व्यक्ति डूब जाता है और जो नाव चलाने वाला व्यक्ति होता है वह तैर करके नाव पार कर जाता है। मॉरल ये है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे जॉब में हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति अगर सब्जी बेच रहा है तो वह कुछ नहीं जानता है या फिर वो हमारे बराबर में नहीं है। वो उसकी परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां बदलेगी, कल वो कब राजा बन जाएगा कोई गारंटी नहीं है। इस दुनिया में पुरुषों का भाग्य और स्त्री के चरित्र की बात की जाती है, श्लोक है कि वो कब बदल जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें दुख दे या फिर जो हमें किसी को कम नीचा दिखाने का प्रयास करे। खैर, यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में। धन्यवाद। महादेव।